हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। यस, ये इंपॉर्टेंट तो है बट साथ ही साथ बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अभी जेईई मेंस और नीट का ट्रेंड एकदम चेंज हो चुका है। आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे 2019, 2020 के सारे क्वेश्चंस आपको फुल्ली एनसीईआरटी एक्सट्रैक्टेड ही मिलेंगे। तो मैंने ये कोशिश किया है इस सेशन में वन शॉट हाइड्रोजन में एनसीईआरटी से एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट करके सारे पॉइंट्स को एज ए क्वेश्चन फॉर्म में रखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर वन शॉट हाइड्रोजन। सो दिस इज द फर्स्ट थीम, position of hydrogen in the periodic table. Now let's try to study what are the different questions going to come from this theme. Okay, the first question is what is the position of hydrogen in the periodic table? See, जब कभी भी हम पूरे एक periodic table में देखते हैं तो हमको हाइड्रोजन कहां दिखता है। कई बार स्टूडेंट्स ये आंसर गलत लिख के आते हैं कि हाइड्रोजन का पोजीशन एस ब्लॉक के ऊपर आता है, बट एनसीईआरटी को अगर कोई ध्यान से पढ़े तो उसको पता चलेगा कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक के ऊपर नहीं है, जबकि ये हाइड्रोजन का प्लेस सेपरेटली रखा गया है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस आंसर दैट हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच इज केप्ट, है ना, अ सेपरेट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, द सेकंड क्वेश्चन, हाउ हाइड्रोजन रिजेंबल्स अल्कली मेटल। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है क्योंकि हाइड्रोजन को कई बार स्टूडेंट गलत लिखते हैं कि अल्कली मेटल के ऊपर रखा जाता है। अब ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि हाइड्रोजन के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि अल्कली मेटल से मैच करते हैं। वो कौन से प्रॉपर्टीज हैं, आइए जरा देखते हैं। सी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। अगर आप अल्कली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो उसमें ns1 करके आता है। हाइड्रोजन का आता है 1s1 और अल्कली मेटल का आता है ns1। तो क्या ये दोनों में सिमिलरिटी नहीं दिखती? यस, दिखती है। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन हैज रिजेंबलेंस टू अल्कली मेटल व्हिच लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। ये एक बहुत ही आसान पॉइंट है और समझने वाला भी पॉइंट है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं सोडियम मेटल। ये सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और यहां पर बनाता है सोडियम प्लस आयन। ठीक इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनाता है हाइड्रोजन प्लस। तो इस तरीके से रिजेंबल किया। तीसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अल्कली मेटल कई बार अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, सल्फाइड्स बनाते हैं, हैलाइड्स भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर लेता हूं ऑक्साइड्स, आप लेते हो सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। एकदम इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी H2O वाटर बनाता है, हाइड्रोजन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी मैच करता है अल्कली मेटल से। अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन मन में आता है, अगर हाइड्रोजन अल्कली मेटल से इतना ही रिजेंबल करता है देन व्हाई नॉट टू कीप द हाइड्रोजन इन फ्रंट ऑफ द अल्कली मेटल। नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी कम होता है, बट इस केस में हम देखते हैं हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम नहीं होता, ज्यादा होता है। तो इस पॉइंट को यहां पर लिखा गया है, अनलाइक अल्कली मेटल इट हैज अ वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड डज नॉट पोजेस आल्सो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। आप कभी भी हाइड्रोजन को एज ए मेटल के तौर पर कभी देखोगे ही नहीं, हमेशा उसको देखोगे कि वो गैस जैसा है, और तभी आप देखोगे उसको कई सारे बलून, है ना, या फिर पैराशूट्स उसमें भरने के काम में आता है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हाइड्रोजन रिजेंबल हेलोजन्स। एक तो हमने डिस्कस कर लिया हाइड्रोजन रिजेंबल करता है अल्कली मेटल को। अब हम डिस्कस करते हैं कैसे हाइड्रोजन रिजेंबल करता है हेलोजन को। चलो यहां पर हम देखते हैं। फर्स्ट ट्राई टू गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कोई भी एक हेलोजन का उठाओ, से सपोज फ्लोरीन, ना फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो 1s2, 2s2, 2p5 करके आता है। अभी फ्लोरीन को अगर सबसे नजदीक वाले ऑक्टेट से कंपेयर की जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पड़ता है? सिर्फ एक, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी
एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पड़ता है अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, और उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? हीलियम। यहां पर हम देखते हैं इट इज शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन टू द कॉरस्पॉन्डिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पड़ता है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लाइक हेलोजन हाइड्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन। वेरी सिंपल है, देखो ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पड़ा ना, अभी ये तुरंत क्या बना लेता है? F-। इट इज कॉल्ड फ्लोराइड आयन। अभी हम लेते हैं हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन डुप्लेट से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा आयन बनाएगा? दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके लिख ले, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन रिजेंबल्स मोर विथ हेलोजेंस, किस टर्म्स में? दिस इज कॉल्ड डेल्टा आई एच, कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। लिथियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप देखोगे 520 किलोजूल पर मोल, फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे तो 1680 किलोजूल पर मोल, अगर आप इधर हाइड्रोजन का देखोगे तो 1312 किलोजूल पर मोल। अब आप जरा बताओ, लिथियम है आपका एस ब्लॉक से, और यहां पर हम देखते हैं फ्लोरीन आता है आपका पी ब्लॉक से, यानी हेलोजन से, तो किसके नजदीक इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी गया? ये गया आपका फ्लोरीन से। तो इसका मतलब किसको रिजेंबल कर रहा है ज्यादा? हेलोजन को। ना मन में क्वेश्चन आता है कि अगर ये हेलोजन को इतने सारे प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है तो क्यों नहीं इसका पोजीशन हेलोजन के ऊपर रखा जाए? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? तो ये पॉइंट यहां पर लिखा है। However, in terms of reactivity, it is very low as compared to halogen. बहुत ही रिएक्टिविटी इसकी कम होती है, राइट। जैसे कि अगर हम देखते हैं F2 इज ए हेलोजन, इट इज हाईली रिएक्टिव, लेकिन कभी आपने देखा है हाइड्रोजन गैस रिएक्टिव है? नहीं। अगर रिएक्टिव होता तो हमारे एटमॉस्फेयर में इतना सारा हाइड्रोजन गैस है, अब तक तो रिएक्शन कर ही चुका होता। नहीं करता, इसीलिए हम हाइड्रोजन को इतने सारे प्रॉपर्टीज में मैच करते हुए होने के बाद भी उसको हेलोजन के ऊपर नहीं रखते। जस्ट वन पॉइंट यहां पर छूट गया, लाइक हेलोजन इट फॉर्म्स ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है X2। जैसे हम देखते हैं फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है F2, उसके बाद फिर आपका क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2, हाइड्रोजन भी एज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है H2। इट कंबाइंस विद एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्राइड्स बनाता है ना, जैसे हमने देखा HF बनाता है, HCl बनाता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड लाइक अ हेलोजन। तो ये कुछ पॉइंट्स जो सिमिलर थे, और ये वो पॉइंट था जो कि सिमिलर नहीं था। ओके, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम चालू करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक से, दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रोजन। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रखा है, हाउ इज द हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड इन व्हाट परसेंट। देखो हाइड्रोजन इज दैट एलिमेंट जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में हर जगह मौजूद है। कहीं पर भी आप देखो, आप प्लांट्स में देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में देखो, टिश्यूज में देखो, ओशंस में देखो, माउंटेन में देखो, रॉक में देखो, कहीं पर भी अगर आप देखोगे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन आपको मिलेगा। लेट्स गो बाय पॉइंट। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। सोलर एटमॉस्फेयर का मतलब होता है सूरज। सूरज में सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का मिलेगा तो ये हाइड्रोजन ही है। सेकेंड पॉइंट, द जाइंट प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बहुत अलग बात है कि हम कभी गए नहीं जुपिटर और सैटर्न, बट जितना भी हमने एनालिसिस से किया है उससे पता चला है कि जुपिटर और सैटर्न में सबसे ज्यादा एलिमेंट परसेंटेज में ये हाइड्रोजन मिलता है। थर्ड, however due to its light nature it is much less abundant in the earth atmosphere। अर्थ एटमॉस्फेयर का मतलब है नॉर्मली जिस एटमॉस्फेयर में हम इनहेल एक्सेल करते हैं उस एटमॉस्फेयर में यह हाइड्रोजन का परसेंटेज काफी कम है। इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 0.15% बाय मास। हाँ, लेकिन अगर आप सेकेंड पॉइंट देखोगे नेक्स्ट वाला, इट इज रिटन दैट इन द अर्थ क्रस्ट एंड द ओशियन, नॉर्मली जो आपका क्रस्ट मेंटल कोर होता है उसमें आपको ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है हाइड्रोजन, वो भी 15.4%। और इन द कंबाइंड फॉर्म बिसाइड्स इन वाटर, पानी के अलावा, क्योंकि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एज एन H2O मौजूद है इन द ओशियन, इसके अलावा भी इट अकर्स इन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्राइड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन एंड मेनी अदर कंपाउंड। तो आप जिन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा है उसमें उन लोगों को पूरा क्लियरली दिखता होगा, हर जगह कार्बन 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 तो है, लेकिन साथ ही साथ
हाइड्रोजन भी मिलेगा. सो दीज आर द पॉइंट्स विच टेल अस दैट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, है ना, सो मेनी प्लेसेस. Okay, let's go to the next question. What are the isotopes of hydrogen? This question even also came in the one of the JEE main shift, है ना, 2019 के किसी एक पेपर में आया था. और मैं उसमें भी आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि उन्होंने आंसर भी नहीं दे पाए कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से होते हैं. तो प्लीज लिसन इट वेरी अटेंटिवली. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम. याद रहेगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. इनका सिंबल भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. प्रोटियम का सिंबल होता है 1H1, ड्यूटेरियम का सिंबल होता है 1H2 और ट्रिटियम का सिंबल होता है 1H3. अब ये 1 2 3 क्या है? दीज आर द मास नंबर, क्योंकि आइसोटोप का मतलब ही होता है एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो. किताबों में आपको इनका सिंबल और भी मिलेगा. इसको हम लिखते हैं H से, ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट करते हैं D से और ट्रिटियम को रिप्रेजेंट करते हैं T से. और सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? प्रोटियम. दिस इज फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द रिलेटिव कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. मींस कि आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये तीनों किस परसेंटेज में हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है. सी, प्रोटियम सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है, उससे फिर कम परसेंटेज में ड्यूटेरियम. कम परसेंटेज मतलब ऐसा नहीं कि कोई अगर 95% लाया और किसी का 94% रहा, नहीं. प्रोटियम मींस आपको 99% मिलेगा, ड्यूटेरियम मात्र आपको 0 पॉइंट समथिंग में मिलेगा और ट्रिटियम तो बहुत ही कम मिलेगा. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, द ट्रिटियम इज आल्सो ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट. तो लेट्स ट्राई टू नो अबाउट इट. द प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज प्रोटियम, सबसे ज्यादा प्रोटियम मिलेगा. सेकेंड, टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स 0.156% ऑफ ड्यूटेरियम, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ HD. HD का मतलब ये नहीं हाई डेफिनेशन, नहीं. HD मतलब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों मिलकर मिलते हैं, उसको टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कहते हैं. तीसरा, द ट्रिटियम कंसंट्रेशन इज अबाउट 1 एटम पर 10 to the power 18 एटम्स ऑफ प्रोटियम. तो 10 to the power 18 एटम काफी एक बड़ा नंबर होता है और उसमें उतने एटम में से मात्र एक एटम है दैट इज कॉल्ड, है ना, ट्रिटियम. फॉर एग्जांपल 1 लाख स्टूडेंट में से अगर एक स्टूडेंट सिलेक्ट होता है फॉर एन IIT, दैट इज वेरी रेयर, राइट. लाइक दैट ओनली दिस ट्रिटियम इज वेरी रेयर. ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इवन ये वाला क्वेश्चन JEE मेन में आ चुका है कि ट्रिटियम इज व्हिच एलिमेंट, व्हिच आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन इज रेडियोएक्टिव. तो आपको क्या लिखना है? ट्रिटियम. ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस ट्रिटियम. तो यहां पर मैंने मेंशन किया है कि हाफ लाइफ ऑफ ट्रिटियम इज 12.33 इयर्स. तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ अमाउंट है, 12 साल के बाद इसका जो अमाउंट हो जाएगा एग्जैक्टली आधा हो जाएगा. फिर से 12 साल के बाद इसका अमाउंट फिर से और आधा हो जाएगा और फिर से 12 साल के बाद फिर इसका अमाउंट और आधा हो जाएगा. तो लाइक दैट ईच आफ्टर 12 इयर्स इसका अमाउंट आधा होते चले जाएगा. और ये जो आप इंफॉर्मेशन पाते हैं ये आपको चैप्टर में मिलेगा रेडियो एक्टिविटी के. ओके, अच्छा, फिर ये किस टाइप का पार्टिकल एमिट करता है ये भी पता होना चाहिए. सो दिस ट्रिटियम बेसिकली एमिट अ वेरी लो एनर्जी, बहुत ही कम एनर्जी वाला बीटा माइनस पार्टिकल एमिट करता है. तो ये पॉइंट, है ना, चुनकर लिखे गए हैं एनसीईआरटी से, तो डोंट अंडर एस्टिमेट इट. एनी पॉइंट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन. दिस इज व्हाट एनटीए इज नाउ फॉलोइंग. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. अच्छा, कोई दो एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के पीछे क्या कारण है? ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम आता है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों सेम होगा वाला? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या सेम है. बिकॉज आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ, है ना, प्रोटॉन बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो इसलिए हम लिखते हैं सिंस द आइसोटोप्स हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, they have almost the same chemical properties. Done? Okay, so we will study about this in the next session. Thank you. So we are going to start with the third section, that is called the properties of hydrogen. Okay, let's go to question. The first question that we have asked here, how hydrogen gas is prepared in laboratory. वैसे लैबोरेटरी में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं उसको प्रिपेयर करने के, बट बहुत ही जो बेसिक तरीका है हाइड्रोजन गैस बनाने का वो है कि आप एक मेटल लें, राइट, उस मेटल के ऊपर आप एसिड डालें. जैसे आपने एसिड डाला मेटल से क्या निकलेगा? धुआं. और वो धुआं इज नथिंग बट ए हाइड्रोजन गैस ओनली.
तो यहां पर हम देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट है रिएक्शन विथ जिंक मेटल, और ये किसके साथ कराते हैं हम? एसिड के साथ। तो जैसे ही मेरे पास ये मेटल के ऊपर मैंने एसिड डाल दिया, तुरंत यहां से भाप निकलेगा और ये भाप है हाइड्रोजन गैस। सेकेंड पॉइंट है, अब यही जिंक मेटल के साथ आप क्या करें? बेस का रिएक्शन कराएं। ये बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखें इसका नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन मैंने मेटल के साथ कराया और मुझे एक कंपाउंड मिला, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ये यहां पर कंपाउंड के मैं नाम लिख के दे रहा हूं, तो आप लोग इसे याद कर लेना। तो जिंक मेटल का रिएक्शन हमने बेस के साथ कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें मिला सोडियम जिंकेट, प्लस क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन गैस। इसको हम कम अमाउंट में प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू प्रिपेयर इट इन लैबोरेटरी। Second question, which method of preparation produces high purity dihydrogen? This can be a question from the point of view of JEE Main, or it can be from the point of view of NEET as well, because ये एक point है जो कि है ना कई सारे point के बीच में छुपा हुआ था, तो वो यहाँ पर लिखा गया है। तो जो बेस्ट प्यूरिटी है ना तरीके से बनाया जा सकता है हाइड्रोजन, वो क्या है? जब आप एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेते हैं और उसको 2 निकल इलेक्ट्रोड के बीच में रखकर उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, तब आपको 99.5% से भी ज्यादा प्योर हाइड्रोजन गैस मिलता है। हालांकि टेक्निक काफी महंगी है, तो यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट। हाई प्यूरिटी ग्रेटर देन 99.95 डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग, है ना। ये हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे में हमने यहाँ पर निकल इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, दीज आर निकल इलेक्ट्रोड। इन निकल इलेक्ट्रोड के बीच में हमने एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन पास किया है, और यहां से आपको इलेक्ट्रोलाइज करने से हाइड्रोजन गैस मिलता है। रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच सोल्यूशन हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड एज ए बाई प्रोडक्ट? ओके, तो इट इज प्रिपेयर्ड एज ए बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्राइन सोल्यूशन। तो ब्राइन सोल्यूशन जब हम करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब हमको हाइड्रोजन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है। तो लेट्स सी इट इन अ वेरी पॉइंट फॉर्म। इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है नॉट एज ए मेजर प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे ऐसे आपने रिएक्शंस देखे होंगे जहां पर आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। तो एक होता है मेन प्रोडक्ट और एक होता है साइड प्रोडक्ट कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। नहीं चाहिए बट फिर भी हमको मिल गया है। ये तो ये अच्छी बात है कि हम कमर्शियल लोग हैं, तो हम जो नहीं चाहिए उसका भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हमारे इंडिया में जो कपड़ा आप है ना फेंक देते हैं, लेकिन इंडिया में उसको क्या करते हैं? होली के लिए इस्तेमाल करते हैं। होली में भी खराब हो गया, फिर उस कपड़े का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? झाड़ू पोछा करने के लिए। इवन आप देखोगे इंडिया में तो इतना ज्यादा बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं कि जब आपका टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, वही टूथपेस्ट को बार बार उसको यूज कर करके उसका भी काम चला लेते हैं। So this is called है ना Indian's technique. So it is obtained as a byproduct in the manufacture of sodium hydroxide and chlorine by the electrolysis of brine solution. तो brine solution क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, उसको इलेक्ट्रोलाइज करने से हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिएक्शन लिखा गया है एनोड पे और कैथोड पे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस मिलेगा हमेशा, राइट। और एक ऐसा केस है जहां पर हाइड्रोजन H- फॉर्म में है, तो वो एनोड पे मिलता है। ठीक है, तो क्लोरीन माइनस हमने लिया, ये क्लोरीन माइनस। तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ये हमेशा याद रखें, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लियो। लियो इज ए शेर, सिंह राशि, लेकिन यहां पर हम सिंह राशि की बात नहीं कर रहे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। कैथोड पे होता है उल्टा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिग, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, है ना, रिडक्शन इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। और फाइनली इसको इक्वेट करके एक सोल्यूशन बनाया गया है, Na++Cl-+2H2O गिव्स यू क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, Na+OH-। और भी इसमें से काफी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। क्या पूछेगा? हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड के ऊपर मिलता है? आपको क्या बोलना है? हाइड्रोजन गैस मिलता है कैथोड के ऊपर। क्लोरीन गैस कहां पे रिलीज होता है? आपको बोलना है एनोड के ऊपर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सिन गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर से बोले, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड सिन गैस। आप सोचोगे सर इसको सिन गैस क्यों बोला गया है? देखो नाम में क्या लगा है? सिन। सिन का मतलब होता है सिंथेटिक, यानी सिंथेसिस करना, कुछ बनाना, प्रोड्यूस करना।
तो ये जो सिन गैस है इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए ये मिक्सचर ऑफ गैस कॉल्ड सिन गैस इस्तेमाल होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी है जेईई मेंस और नीट में तो अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जेईई मेन में एक बार आ चुका है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस मतलब बनाना। क्या बनाना? मिथेनॉल बनाना। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH एंड ए नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है CXHY, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिले हो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ दिस सिन गैस इज प्रिपेयर्ड। तो मीथेन लेते हैं, मीथेन के साथ हमने है ना भाप के साथ रिएक्शन कराया तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहां पर मिलता है, राइट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? ओके, सिन गैस को जब हम है ना कोल से प्रिपेयर करते हैं देन दैट इज कॉल्ड द कोल गैसिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस तो हमको पिछले वाली स्लाइड में भी मिला था, लेकिन उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया था? मीथेन प्लस भाप। इधर हम मीथेन इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोयला इस्तेमाल कर रहे। तो कोयला को लिखेंगे कैसे? कार्बन। इधर पानी नहीं है बिकॉज इट इज रिटन इन G, दैट इज कॉल्ड भाप। तो भाप को कोयले के साथ संपर्क में लेकर आने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस कॉल्ड सिन गैस आपको मिलता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन, कोयले का भाप बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या है? देखो, हमारे पास जो सिन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, उसमें से हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को लेते हैं। इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं भाप के साथ रिएक्शन कराता हूं। जब मैंने इसको भाप के साथ रिएक्शन कराया तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। चलो मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस भाप के साथ रिएक्शन कराया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला और हाइड्रोजन गैस मिला। मुझे कौन सा गैस नहीं चाहिए? मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोजन गैस चाहिए। तो दिस वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या कहता है? द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। यहां पर डाइहाइड्रोजन प्रिपरेशन हो रहा है। कैसे प्रिपेयर हो रहा है? कैन बी इंक्रीज्ड, इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, हाइड्रोजन गैस की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस। ये सिन गैस से आया है, आई विल राइट हियर, सिन गैस से आया है। मिक्सचर्स विद द स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा कैटलिस्ट? ये भी इंपॉर्टेंट है, आयरन क्रोमेट एज ए कैटलिस्ट। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब अच्छा, मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए था, तो हाउ एम आई गोइंग टू रिमूव दिस कार्बन डाइऑक्साइड? फॉर दैट आई एम यूजिंग सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। So here it is written carbon dioxide is removed by scrubbing with the sodium arsenide solution. इसको रब कर देंगे तो ये है ना रब हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। ओके, सो यस, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। आ सकता है क्वेश्चन में भी। प्रेजेंटली 77% ऑफ द इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, 4 चीजें हैं ये प्रोड्यूस होता है। पहला है पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल से आपको मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा कोयले से। तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस से, किसका? एक्वा सॉल्यूशंस का। और चौथा मिलेगा बाकी कोई अन्य सोर्स से। तो ये 4 सोर्सेस आपको दिमाग में बिठाकर रखने हैं। पहला है आपको मिलेगा पेट्रोकेमिकल से, उधर के बाद आपको मिलेगा कोयले से 18% मिलता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन से आपको मिलता है 4% एंड अदर सोर्सेज से मिलता है 1%। तो दिस पॉइंट यू ट्राई टू रिमेंबर, can be asked. Okay, so we will study it in the next slide. Okay, so we are going to study with the properties of dihydrogen. So last slide we studied many other properties of dihydrogen, basically कैसे उसका preparation किया जाता है। Now here we are going to study the properties. So let's go question by question in this theme. पहला क्वेश्चन है, what are the physical properties of hydrogen gas? क्या उसकी विशेषताएं हैं जो कि नॉर्मली हम देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं, टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, वो प्रॉपर्टीज हमको बताना है। देखो, हाइड्रोजन गैस हमारे आसपास ही है। इस हाइड्रोजन गैस को बस सूंघना होता है। सूंघो, कुछ स्मेल आ रहा है, कुछ आपको लग रहा है इसमें से सम टाइप ऑफ पता चल रहा नहीं, दैट मीन्स इट इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, राइट। तो ये 3 चीज तो आपको पता करनी। आप बोलोगे सर क्या है, पानी है? नहीं, पानी नहीं है, दिस इज हाइड्रोजन गैस ओनली। तो हाइड्रोजन गैस के साथ कुछ अलग चीजें भी है, ये तो पानी की भी दिखाता है। कंबस्टिबल गैस, हाँ, आग पकड़ लेता है। लाइटर देन एयर, आप इसको बलून के अंदर डाल सकते हैं और बलून को पकड़ के भी ऊपर जा सकते हैं।
इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है ये हाइड्रोजन गैस। क्यों भाई? अरे अभी तो बोला ना, लाइटर होता है, ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल, लाइटर इन वाटर एंड इनसॉल्युबल आल्सो, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हाइड्रोजन रिएक्ट्स केमिकली, कैसे हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करता है? वेरी सिंपल है, 3 तरीके से करता है। पहला, जब हम देखते हैं हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है या हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनेगा, है ना, हाइड्रोनियम आयन, या फिर हम उसको प्रोटियम बोलते हैं जब H+ बनाता है। और जब वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड आयन। तो हम देखते हैं कई मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड बनाता है। ओके, तीसरा मेथड जो है वो है जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हाइड्रोजन केमिकली रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन शोन बाय हाइड्रोजन गैस। हाँ, ये पॉइंट पे आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करना है। दिस पॉइंट इज कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ए JEE मेंस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से ऐसे रिएक्शन है जो हाइड्रोजन गैस शो कर सकते हैं? सी, फोन याद रखना, फोन क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दैट मीन्स फ्लोरीन किस क्लास को बिलोंग करता है, हेलोजन क्लास को। तो हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो पानी बनाता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनाता है। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल आयन के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है एक काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट ना। तो मेटल आयन के साथ रिएक्शन करेगा, और ये कई सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में भी काम आता है। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेजों को खोल के देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हर जगह है। चलो पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। हेलोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा H2 + X2 तो क्या बनाता है, HX, HCl, HBr, HI, HF, ये सब हेलाइड्स है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, पानी बनाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? जब कभी भी बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो बॉन्ड जब भी बनता है तब एनर्जी रिलीज होती है। जब हम घर भी बनाते हैं तब एनर्जी रिलीज होता है, मेहनत, पसीना, पानी, पैसा सब कुछ रिलीज हो जाता है क्योंकि कुछ चीज बन रही होती है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन, तो डाइनाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो H2 + N2 क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। काफी सिंपल रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपको P ब्लॉक में भी देखने को मिलता है बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है। जैसे आपने देखा लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सब एग्जांपल्स हाइड्राइड्स के होते हैं। रिएक्शन विथ मेटल आयन, ये पॉइंट को थोड़ा सा लॉजिकली समझिए, है ना। रिएक्शन विथ मेटल आयन क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला था हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, सामने वाले बंदे का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको घटा देता है, रिड्यूस, है ना। ऐसे LIC एजेंट क्या करते हैं, लोगों को LIC बांटते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन गैस क्या करता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट घटा देता है, रिड्यूसिंग कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो हाइड्रोजन ने पैलेडियम के साथ रिएक्शन किया तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था 2+, घटाकर क्या बना दिया, पैलेडियम 0 स्टेट पे ले आया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया किस पे, H+ को। ओके, हाइड्रोजन गैस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या करेगा, मेटल को वहां से अलग कर देगा, और मेटल को अलग कर देगा तो खुद हाइड्रोजन HO के साथ चला जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बन जाएगा पानी। तो हमने देखा किसके साथ रिएक्शन करता है, पैलेडियम मेटल के साथ और मेटल ऑक्साइड के साथ। यस, वन मोर पॉइंट ऑल्सो रिमेनिंग, दैट हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो यूज्ड टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। देखो यहां पर आपको क्या मिलेगा लिखा हुआ, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि जो ऑयल होते हैं, राइट, वो होते हैं अल्कीन, बाय नेचर कैसे होते हैं, अल्कीन होते हैं। तो ये आपको जो अल्कीन दिख रहा है, सो दिस इज ऑयल। अब इस ऑयल का हाइड्रोजिनेशन हम करा रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, याद रखना, हाइड्रोजन का एडिशन कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। वो हाइड्रोजिनेशन जब हमने इसका कराया तो ये कार्बन को एक हाइड्रोजन की कमी है, ये कार्बन को एक हाइड्रोजन की कमी है, तो इसको एक और एक हाइड्रोजन मिल रहा है, इसको एक और एक हाइड्रोजन मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका RCH2 और उसके बाद फिर CHO करके लग गया। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल एज ए कैटलिस्ट गिव्स एडिबल फैट और मैर्गरीन एंड वनस्पति घी इसको बोला जाता है। ओके, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड जो कि डबल बॉन्ड वाले, उसको बोलते हैं ऑलिफिन। एक होता है ऑलिफिन और एक होता है एसिटाइलिन, है ना।
एसिटाइलिनिक बॉन्ड्स, तो वो आपको ट्रिपल बॉन्ड में मिलते हैं। ओलिफिनिक बॉन्ड अगर बोला गया है तो डबल बॉन्ड। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन यील्ड एल्डिहाइड। फॉर्माइलेशन क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है फॉर्मल एल्डिहाइड। तो फॉर्म वर्ड जो होता है एक कार्बन के लिए लगा होता है और वो हम उसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अल्कीन के साथ, और हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, विच फर्दर अंडरगो रिडक्शन टू गिव एल्कोहल। फिर अगर आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को रिड्यूस अगर करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखा है हमको क्या मिल सकता है, एल्कोहल मिल सकता है। तो ये रिएक्शंस आप याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो कई सारे यूजेस है, आपकी इच्छा, आप जिस पॉइंट को याद करना चाहें। वैसे इस क्वेश्चन को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि रट्टा मारना है, आप पढ़िए एक बार, जितना पॉइंट याद रह गया, नहीं तो बस आगे चलिए। ओके, देखो हाइड्रोजन का यूज होता है, कहां से चालू करें, इधर से चालू करते हैं। सबसे कॉमन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, है ना। जिन लोगों के घर में खेती होती है, पिताजी फार्मर हैं, तो उनको पक्का पता होगा जो एनपीके फर्टिलाइजर आता है उसके अंदर आपको हाइड्रोजन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा मिलेगी। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो अल्कीन होता है, अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराया जाता है और उसको घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सोचो ऐसा घी खा के कौन व्यक्ति जिंदा रहने वाला है, बट होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली मतलब मेनी, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, वेजिटेबल ऑयल लाइक सोयाबीन, कॉटन सीड एक्सेट्रा, इससे हम घी वगैरह बनाते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स पर्टिकुलरली मीथेन, मिथेनॉल का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था, CH3OH होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड, अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में कैसे मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ होता है और मेटल हाइड्राइड बनाता है, तो ये पॉइंट भी याद रह जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, H2+Cl2 gives HCl, 2HCl, तो दैट इज, है ना, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट इज यूज्ड टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन का एप्लीकेशन आपको मेटलर्जी चैप्टर में मिलेगा, राइट। ओके, एटॉमिक हाइड्रोजन, हाँ ये पॉइंट जो है ये थोड़े अलग वाले पॉइंट है, इसको हमने अभी तक एड्रेस नहीं किया कहीं पर। पहला क्या पॉइंट बोलता है, नॉर्मली आप जब देखोगे वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते टाइम आपको एक रेड सिलेंडर मिलेगा और एक ब्लू सिलेंडर मिलेगा, तो वहां पर आपको जो एक गैस दिखेगा दैट गैस इज कॉल्ड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है वेल्डिंग करने के लिए और इसको हम बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस, राइट। फाइंड यूजेस फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस। तो मुझे अभी भी याद है जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो पहले साल में सबको सिखाया था सेंट्रल वर्कशॉप में कैसे वो हर एक चीज को लेकर वेल्डिंग करते, तो देयर वी गॉट टू नो दैट हाइड्रोजन गैस वाज देयर। अच्छा, रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च, ये तो ऑब्वियसली है, हाइड्रोजन गैस उस रॉकेट में भरा जाता है। डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड इन फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कैसे हम पेट्रोल का इस्तेमाल बंद कर दें और हाइड्रोजन गैस को उसके सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कई सारे पॉल्यूशंस, है ना, सिर्फ पेट्रोल की वजह से हो रहा है और रिसोर्सेज भी, है ना, हर साल दबादब कम होते जा रहे हैं। तो द अल्टरनेट विच हैज कम आउट इज हाइड्रोजन गैस, इसको हम हाइड्रोजन इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे। Okay, so we will read it in the next slide. Thank you. We are going to study with the new topic called hydrides. Let's understand it with question by question. So the first question here asked is what is the classification of hydride? आखिर hydride कितने टाइप के होते हैं? Okay, wait 1 minute. Let us first know तो क्या होता है hydride. देखो अभी हम अगर देखें hydride means hydrogen plus some metal और इट कैन ऑल्सो बी अ नॉन मेटल, जो कि हम यहाँ पर देखने वाले उसको बोलते हैं हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया H2O, पानी, तो पानी इज ए हाइड्राइड बिकॉज ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है। कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से जुड़ा है तो क्या कहलाता है, हाइड्राइड कहलाता है, एक्सेप्ट आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एलिमेंट को, सॉरी कंपाउंड्स को अगर एक तरफ रख दो। ओके, सो क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड। तो हाइड्राइड 3 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। पहला है आयोनिक हाइड्राइड, दूसरा है कोवेलेंट हाइड्राइड और तीसरा है नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के हाइड्राइड है। ओके, इनके अलग अलग नाम भी है। आयोनिक हाइड्राइड को हम सैलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोलते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड को मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बोला जाता है और नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड को मेटालिक हाइड्राइड बोला जाता है। तो वेट, आप ऐसा घबराइए मत, आपको ऐसे रट्टा नहीं मारना है, आपको आने वाले स्लाइड्स में पता चल जाएगा कि कैसे ये हाइड्राइड के नाम ऐसे ही क्यों पड़े। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक हाइड्राइड, व्हाट आर द विशेषताएं ऑफ आयोनिक हाइड्राइड, क्या क्या है? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बेसिकली दिस आयोनिक हाइड्राइड इज. आयोनिक हाइड्राइड आर दोज हाइड्राइड विच आर प्रिपेयर्ड, है ना, विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट. तो एस ब्लॉक एलिमेंट आपको दिखते हैं, दो ग्रुप रहते हैं, एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2. तो वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, अगर हाइड्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं. ऐसे आयोनिक हाइड्राइड सॉल्टी नेचर के होते हैं. ये मैंने टेस्ट नहीं किया, बुक में है. तो यू कैन राइट हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 belonging to S block. These are known as stoichiometric hydride. तो स्टाइक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में डिफरेंस आपको सॉलिड स्टेट में पता चलता है. बेसिकली स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब होता है, जैसे हमने बोला NaCl, तो यहाँ पर जो मुझे रेशियो दिखता है ये 1:1 है. दिस इज कॉल्ड स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड. नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड क्या होता है? सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया XY और यहाँ पर मैंने 0.2 लिख दिया. आप बोलोगे अरे ये कैसा कंपाउंड है, इसमें तो फ्रैक्शन आता है. तो अभी हम क्लास 11th में, क्लास 12th में जब जाएंगे तब हमको पहला चैप्टर मिलता है सॉलिड स्टेट, और वहां पर हमको ये सीखने को मिलता है ऐसे कंपाउंड को हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, राइट. सेकेंड पॉइंट, द हाइड्राइड्स ऑफ लाइटर एलिमेंट लाइक लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, सो दे आर हैविंग, है ना, सम कोवेलेंट कैरेक्टर. ये पॉइंट आपको याद रखना है. दिस इज रट्टा मारू पॉइंट. तीसरा, अभी आप जिन लोगों को याद है कि आयोनिक सॉलिड्स दे आर नॉन वोलेटाइल, कभी भी आप उनका भाप नहीं बना सकते. एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ले लो. सोडियम क्लोराइड अगर भाप नहीं बनाया जा सकता तो व्हाई दिस आयोनिक हाइड्राइड कैन बी, है ना, मेड इनटू वेपर्स. तो यहाँ पर आपको लिखना है दे आर क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल, नॉन कंडक्टिंग. नॉन कंडक्टिंग मतलब आप उसमें से करंट वगैरह पास नहीं कर सकते. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, हाँ मोल्टन स्टेट में पास कर सकते हैं. and liberate hydrogen at anode which confirm the existence of H- ion. ये एक स्टार मार्क वाला पॉइंट है. मैंने आपको जस्ट कुछ ही स्लाइड्स पहले ये बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है वो नॉर्मली आपको कैथोड पे मिलेगा एज हाइड्रोजन गैस. यहाँ पर पहली बार हम देख रहे हैं पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में कि हाइड्रोजन गैस हमको मिल रहा है एनोड के ऊपर. और ये कब मिलता है? जब हाइड्रोजन खुद मौजूद होता है एज हाइड्राइड आयन. टू verify the presence of hydrogen as hydride ion, we are getting hydrogen gas at anode. तो ये पॉइंट हमको साबित करता है. Saline hydrides react violently with water, है ना, पानी के साथ जैसे संपर्क में आते हैं बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन करते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? डाइहाइड्रोजन गैस. Lithium hydride is rather unreactive at moderate temperature with O2 or Cl2. It is therefore used in the synthesis of other useful hydride. तो ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट, उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट और तीसरा वाला पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से याद कीजिएगा. तो यस, सम यहाँ पर जो अलग अलग कंपाउंड बने थे वो यहाँ पर दिखाए गए. लिथियम हाइड्राइड Al2HCl6 के साथ रिएक्शन करता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाता है. हाउ लिथियम बोरोहाइड्राइड इज फॉर्म्ड? व्हेन दैट लिथियम हाइड्राइड इज रिएक्टेड विद डाइबोरेन B2H6. ये हमको P ब्लॉक चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो जैसे हमने पढ़ा आयोनिक हाइड्राइड होते हैं S ब्लॉक के साथ बने हुए हाइड्रोजन, उसी तरीके से कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं? P ब्लॉक के साथ बने हुए हाइड्राइड, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड. अभी कोवेलेंट हाइड्राइड में आप देखोगे हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक आपको P ब्लॉक एलिमेंट मिलते हैं. तो यहाँ पर लिखा गया है दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल बिलोंगिंग टू P ब्लॉक. ये P ब्लॉक के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं. एग्जाम्पल क्या हो गया? अगर हम इधर ग्रुप 15 का एलिमेंट उठाते हैं नाइट्रोजन, तो बनाया अमोनिया. तो इधर हम देखते हैं बनाता है मीथेन. फिर आपको ग्रुप 16 का मिलेगा वाटर, एंड यहाँ पर ग्रुप 17 का कॉल्ड HF. तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दे आर एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड. अच्छा, बीइंग कोवेलेंट दे आर वोलेटाइल कंपाउंड. ये तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि कोवेलेंट क्या होता है? शेयरिंग से बना है. जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा. बोलना बड़ा आसान, लेकिन उतना ही ज्यादा लचीलापन रहता है उस दोस्ती में. तो दिस इज कॉल्ड वोलेटाइल. टूट जाते हैं जल्दी और भाप बन जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड आर फर्दर क्लासिफाइड, है ना, दे आर ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट क्लासेस. पहला क्लास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड क्या होता है? फर्स्ट सीधा एग्जांपल है BH3 MgH2 BeH2.
अगर मैं यहाँ पर BH3 का स्ट्रक्चर बनाऊं, BH3, इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखेगा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस BH3 में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखते हैं बोरॉन के ऑक्टेट में? आप कैसे गिनेंगे ऑक्टेट में? ये जो बॉन्ड दिख रहा है, हर बॉन्ड में आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। इसका मतलब बोरॉन का सेंट्रल एटम है, उसके ऑक्टेट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? सिर्फ 6। अरे 2 इलेक्ट्रॉन किधर गए? वो 2 इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं, बट फिर भी ये स्टेबल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड इन विच सेंट्रल एटम डज नॉट हैव ऑक्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड वो हाइड्राइड्स होते हैं जिसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसके अंदर बराबर, है ना, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहते ही रहते हैं। और ये पॉसिबल कब होता है? जब हमारा सेंट्रल एटम ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है, उसका बंदा होता है। अब कौन से एलिमेंट ग्रुप 14 में आते हैं? कहे सीता जी सुने प्रभु जी, है ना, इसमें आते हैं। ये आप लोगों ने सीखा होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड। अभी कार्बन का कंपाउंड बनाओ हाइड्रोजन के साथ CH4 बनता है, सिलिकॉन का कंपाउंड बनाओ SH4 बनता है, जर्मेनियम का कंपाउंड बनाओ GH4 बनता है। तो लाइक दिस यू कैन मेक ए नंबर ऑफ बॉन्ड और कंपाउंड विद दिस ग्रुप 14 वाले बंदे, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, बराबर, है ना, वाले हाइड्राइड, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। और तीसरे प्रकार के जो हाइड्राइड होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड जिसमें ज्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल आप देखिए NH3, PH3, वाटर, F। और ये इसमें आपको NH3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो N के ऊपर लोन पेयर मिलेगा, फास्फोरस का स्ट्रक्चर में P के ऊपर लोन मिलेगा, वाटर के ऊपर तो 2 लोन पेयर मिलेंगे, H2S सल्फाइड गैस के ऊपर तो आपको, है ना, एक लोन पेयर मिलेगा, राइट, 2 लोन पेयर आपको मिलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। काफी आसान है, इसमें कुछ भी आपको एज ए इंपॉर्टेंट याद नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड दैट इज कॉल्ड द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। तो हमने देखा S ब्लॉक ने H के साथ दोस्ती कर ली, P ब्लॉक ने H के साथ दोस्ती कर ली, अरे बीच वाले बंदों की भी तो कोई इज्जत है कि नहीं? तो वो कहलाते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड कॉल्ड मेटालिक हाइड्राइड। अब मेटालिक हाइड्राइड क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो D ब्लॉक के मेटल है दैट इज कॉल्ड ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5, सॉरी हाँ, ग्रुप नहीं, पीरियड बोलेंगे, पीरियड 3, पीरियड 4 एंड पीरियड 5। So these transition metal basically they form metallic hydride with the hydrogen। अभी ग्रुप 3 ने, ग्रुप 4 ने, ग्रुप 5 ने दोस्ती की, लेकिन ग्रुप 6 के सारे एलिमेंट दोस्ती नहीं करते हाइड्रोजन के साथ, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट दोस्ती करता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमियम। अब जब यहाँ पर एक्सेप्शन पूछा गया है तो इट इज कॉल्ड ए स्टार मार्क वाला पॉइंट, पक्का क्वेश्चन आ सकता है। ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 18, सॉरी ग्रुप 9, ये भी आप याद रखें, ये कभी भी हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते। तो ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 ने बनाया, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9 ने नहीं बनाया, उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड गैप। तो ये पॉइंट आप याद रखें, हाइड्राइड गैप। एग्जांपल क्या है? LAH, YBH, TS। तो जहां जहां आपको फ्रैक्शन दिखता है वहां वहां आपको बोलना है दिस इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, सोचना ही नहीं है। Latest study shows that only nickel, palladium, cerium, actinium are interstitial in nature। Interstitial वर्ड का मतलब होता है छोटा छोटा गैप। हम देखते हैं लैटिस होता है ना, लैटिस मधुमक्खी का छत्ता, तो उसमें आप देखोगे छोटे छोटे गैप होते हैं, वो छोटे छोटे गैप में मधुमक्खी एंट्री करती है। वैसे ही अगर कोई कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड के अंदर अपने अपने कुछ होल्स होते हैं, दैट होल, दैट वैकेंसी इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। और उस इंटरस्टिशियल साइट में उसके साइज से छोटा भी अंदर रखा जा सकता है कोई एटम, और सबसे छोटा कौन सा है? हाइड्रोजन ही तो है। तो इसीलिए बोला गया है कि वहां पर जो इंटरस्टिशियल साइट में कौन ऑक्यूपाई करता है? हाइड्रोजन एटम, सबसे छोटू एटम। The property of absorption of hydrogen on transition metal is widely used in catalytic reduction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कई जगह, है ना, कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और वो कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, तभी तो भला वो उतना रिएक्शंस कर पाएगा ना, होल्ड कर पाएगा। तो यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है एज ए कैटालिटिक रिडक्शन के तौर पर, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के तौर पर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। And this property has high potential for hydrogen storage and as a source of energy। तो क्वेश्चन आएगा, which type of hydrogen can be used as a hydrogen storage? तो आपको आंसर क्या देना है? मेटालिक हाइड्राइड और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। So we'll study it later। Let's start with the 6th section of this topic, hydrogen, that is called water।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्लोब, आखिर पूरे ग्लोब में, पूरे संसार में पानी कैसे बह हुआ है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे सोर्सेस हैं पानी के। आपको पानी ओशंस में मिलेगा, लेक्स में मिलेगा, ग्लेशियर्स में मिलेगा, इनलैंड्स में मिलेगा, लेक, सॉइल वगैरह वगैरह प्रकार के कई सारे सोर्सेस हैं। और इनमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको वाटर मिलता है दैट इज कॉल्ड ओशन, 97.33 है ना। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, ऐसा मैंने सुना था कहीं पर। तो सेलाइन लेक एंड इनलैंड सीज में आपको 0.08, फिर पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स से 2.04। अगर आप देखोगे इसमें तो सबसे पहला पोजीशन तो ओशन को मिलेगा और सेकंड पोजीशन 2.04 यानी ग्लेशियर वालों को मिलेगा। बाकी ग्राउंड वाटर, लेक वगैरह ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ही पॉइंट आप याद रखिए, एक ओशन और एक पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहले आप याद रखें कि पानी का जो फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है बेंड मॉलिक्यूल। इन गैस फेज वाटर इज अ बेंड मॉलिक्यूल। अभी जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा हुआ है वहां पर उनको सीखने को मिला होगा कि पानी का जो हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल एटम O का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। यहाँ पर हम लिखते हैं ऑक्सीजन, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, लेकिन sp3 तो टेट्राहेड्रल के लिए होता है। क्यों फिर इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं है? क्योंकि इधर VSEPR थ्योरी बोलता है कि इसके पास 2 लोन पेयर है और वो 2 लोन पेयर को दूर दूर रखा गया है, तब इसका शेप कैसा हो गया, बेंट हो गया। तो मैं जस्ट थोड़ा सा याद दिला देता हूं। यहां पर आपको दिखेगा दिस इज कॉल्ड लोन पेयर, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, और इधर लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन हो रहा है, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रहा है। तो ऑल द 3 टाइप ऑफ रिपल्शन आर प्रेजेंट हेयर। तो लास्ट में मैं ये बोलूंगा लोन पेयर रिपल्शन इज ज्यादा देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड दिस इज ऑल्सो मोर देन द बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होता है, उसकी वजह से एंगल घट जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से, और फाइनली एंगल कितना हो जाता है 104.5 डिग्री। तो ये आप याद रख लेना। सेकेंड पॉइंट इज, जो कि हमको पता है, फ्रीजिंग पॉइंट पानी जो ठंडा होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, उसको यहाँ पर है ना इंटरनेशनल यूनिट में लिखा गया है इन फॉर्म ऑफ केल्विन 273.15, और पानी को अगर आप उबालते हैं तो वो 373.15 केल्विन पर यानी 100 डिग्री पर उबलता है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आप कोई आइस क्यूब लेते हैं तो उसका वजन होता है 1 ग्राम के बराबर, और उसका टेम्परेचर आप देखोगे 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि अगर 4 डिग्री पर मैक्सिमम नहीं रखा जाता तो क्या होता कि एक्वेटिक स्पीसीज के लाइफ में तहलका मच जाता। जितने भी आप पोलर आइस कैप के नीचे रीजन पाओगे वो सब के सब है ना पानी से भरे पड़े हैं। अगर 4 डिग्री वहां पे तो टेम्परेचर आपका 0 डिग्री के नीचे जाता है, तो अगर ऐसा होता तो पानी का पूरा तालाब ही बर्फ बन जाता, और उसमें जो फिश या फिर शार्क वगैरह रहते वो लोग तो मर जाते। तो देखो हाउ इज दिस ब्यूटी ऑफ द नेचर वर्किंग, है ना। पानी पूरा जमा नहीं, पानी का सिर्फ ऊपर का परत जमता है, बिकॉज वहीं पर टेम्परेचर आपको 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगा, लेकिन उसके नीचे जाओगे तो टेम्परेचर और कम हो जाता है, लेकिन वहां पर पानी बर्फ नहीं बनता है, पानी रहता है। राइट, तो ये आप याद रखिए। इट इज ए कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड, ये तो पता ही, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पोलर मॉलिक्यूल इवन कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट डिसॉल्व इन वाटर। यस, ये एक पॉइंट में थोड़ा समझाना चाहूंगा। अगर आप अल्कोहल को देखते हो तो अल्कोहल का फॉर्मूला है ROH। ROH में आप इधर देखते हैं O के ऊपर माइनस आता है, H के ऊपर प्लस आता है, बराबर है। अब ये ROH क्या करता है, पानी का जो स्ट्रक्चर है वो होता है H प्लस, ये O और ये H, इधर आता है डेल्टा माइनस। तो इधर आप क्या देख सकते हैं, OH के साथ बॉन्डिंग बनाता है, और इसकी वजह से ये अल्कोहल पानी में मिलाया जाता है। इसलिए आप देखते हो कई लोग है ना जो शराब होते हैं पानी के साथ मिलाकर पीते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस यानी बर्फ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो आप बोलोगे सर आइस का स्ट्रक्चर तो क्यूबिक होता है, हम तो देखते हैं। हाँ, अगर मैं आइस को अगर आइसक्रीम का दूसरा चीज में बनाऊं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूबिक होता है क्या? नहीं, उसका स्ट्रक्चर तो उसका शेप जैसा होता है।
तो व्हाट इज द शेप? सो द शेप इज डेफिनेटली राइट, कई सारे शेप्स होते हैं, तो इसमें से जो बेस्ट शेप है दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल फॉर्म। तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइज करता है इन हेक्सागोनल फॉर्म में। जब हम सॉलिड स्टेट करके चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने कई सारे ऐसे शेप्स देखे होते हैं, लाइक क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है, रोम्बोहेड्रल होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर, और उसमें से आइस कौन सा शेप अक्वायर करता है? हेक्सागोनल शेप अक्वायर करता है। अच्छा, एट लो टेम्परेचर इट कंडेंसेस टू क्यूबिक फॉर्म। हाँ, कम टेम्परेचर पर क्यूबिक फॉर्म पकड़ेगा। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। इसका मतलब अगर मैं आइस के एक फॉर्म को पानी के ऊपर फेंकूंगा तो डूबेगा नहीं। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि अगर वो सॉलिड को पानी में डुबाया जाए तो डूब जाता है, लेकिन आइस जैसे सॉलिड को अगर आप पानी में फेंकोगे तो डूबता नहीं, उल्टा वो क्या करेगा? तैरेगा, क्योंकि आइस का डेंसिटी पानी से कम होता है। Therefore, ice cubes can float on water. Hydrogen bonding gives ice a rather open type structure with wide holes. अब जरा आप इस वाले साइड की तरफ देखें, इधर आपको मिलेगा कि ये पानी का स्ट्रक्चर है, ये पानी आइस के फॉर्म में है। अब यहाँ पर आपको काफी अच्छा गैप भी मिल रहा है, दिस इज हेक्सागोनल शेप, और यहाँ पर इसके अंदर अच्छा गैप मिलता है। तो इस अच्छे गैप को हम बोलते हैं वैकेंसी या फिर इंटरस्टिशियल साइट, और इसके अंदर है ना कुछ छोटे छोटे एटम साइज वाले एटम इसके अंदर रखे जा सकते हैं। सो दीज होल्स कैन होल्ड सम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल ऑफ अप्रोप्रिएट साइजेस इंटरस्टिशियली, उसके अंदर रह सकता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? वेल, बेसिकली 4 केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो पहला आता है एम्फोटेरिक नेचर। सो लेट्स सी व्हाट इज एम्फोटेरिक नेचर। देखो, एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब होता है जो एसिड जैसा भी बिहेव कर सकता है और बेस जैसा भी बिहेव कर सकता है। तो अगर मैंने पानी का रिएक्शन किसी एक बेस के साथ कराया तो एसिड कैसा बिहेव करेगा? पानी कैसा बिहेव करेगा? एसिड। नाउ एसिड क्या करता है? H+ रिलीज करता है। वो H+ कौन खाएगा? NH3 खाएगा। तो NH3 ने इसका H+ को खाया और क्या बनाया? NH4+ बनाया, और OH- बच गया, तो यहां पर हमने लिखा है। तो बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, तो ये कॉन्जुगेट बेस बना, याद रहेगा। अच्छा, पानी का रिएक्शन आपको एक और एक एसिड के साथ कराएं, H2S। इन्होंने तो H2S लिया है, आप ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप HCl भी ले सकते हैं। तो यहां पर क्या लिया गया है? एसिड। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो बेस एंड एसिड। तो अभी अगर ये बेस है तो क्या रिलीज करेगा? OH- रिलीज करेगा। तो सी, अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि H2S OH- नहीं ले रहा है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो बेस है, व्हाट इज बेसिकली दिस बेस? सो बेस भले ही H+ रिलीज नहीं कर रहा हो, OH- रिलीज अगर नहीं कर रहा हो, लेकिन H+ तो एक्सेप्ट कर सकता है। जस्ट 1 मिनट में थोड़ा लेता हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपने 3 प्रकार के एसिड बेस पढ़े होंगे। एक होता है अरेनियस एसिड बेस, एक होता है ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस, और एक होता है लुईस एसिड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड बेस क्या होता है? ऐसा एसिड उसको कहते हैं जो कि H+ रिलीज करे, दैट एसिड इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड। और बेस उसको बोलते हैं जो कि H+ एक्सेप्ट करे, सो दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस। जो OH- रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड अरेनियस बेस, और जो H+ रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड अरेनियस एसिड। और लुईस एसिड लुईस बेस नहीं बोलूंगा, उसको हम कहीं और डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली कैसा काम कर रहा है? ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, और इसलिए कैसा बेस कहलाएगा? ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस, ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस बोला जाएगा। अच्छा, पानी को पानी के साथ भी रिएक्शन कराएंगे। तो आप सोचोगे सर पानी का 1 गिलास लिया मैंने, पानी का 1 गिलास लिया, तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं हो रहा होता है। तो जो पहला पानी है वो एसिड कहलाता है, दूसरा पानी आपका बेस कहलाता है। ये H+ रिलीज करेगा, ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? H3O+, तो H3O+ बन गया, और ये OH- बच गया इसका, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एम्फोटेरिक नेचर। तो पानी अच्छा एम्फोटेरिक नेचर का होता है। दूसरा, इसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर भी होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर में क्या याद रखना है कि यहाँ पर हम लेते हैं एक मेटल, तो मेटल का रिएक्शन जैसे मैंने पानी के साथ कराया तो क्या होता है? ये जो सोडियम है, दिस गेट्स कन्वर्टेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पानी इसके पास ऑक्सीजन है। अभी इसके पास ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन।
तो इस पानी का खुद का रिडक्शन होता है और सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरीके से पानी ने क्या किया, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम किया है। दूसरा वाला पॉइंट आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी ने रिएक्शन किया तो क्या बन गया, ग्लूकोज, पानी प्लस इधर बनता है आपका ऑक्सीजन गैस। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखो, फ्लोरीन प्लस पानी का रिएक्शन हम करते हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन आयन और H+ आयन दोनों अलग अलग हो गए और ये दोनों जुड़ जाते हैं, H+F- लैटिस में रहते हैं और ये जो पानी है ये पानी खुद ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और इसका रिडक्शन हुआ है तो फ्लोरीन का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट है। तो यहां तक हमने याद कर लिया। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब होता है कि पानी का मॉलिक्यूल इस P4O10 के अंदर चला गया और क्या बन गया, H3PO4, SiCl4 के अंदर H2O चला गया, क्या बन गया, SiO2, N3- के अंदर पानी चला गया तो क्या बन गया, NH3। तो दिस इज है ना हाइड्रोलिसिस। लास्ट जो टाइप का केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेट फॉर्मेशन। अब हाइड्रेट फॉर्मेशन भी बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं एंड वेट 1 मिनट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवन जेईई मेन और नीट के पर्सपेक्टिव से। कैसे, हाइड्रेट फॉर्मेशन का मतलब होता है पानी के मॉलिक्यूल किसी एक यूनिट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट फॉर्म करना। अभी हाइड्रेट फॉर्म 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला आता है कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब है जब हम क्लास 12 का एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पर हम ये सीखते हैं कि अगर कोई भी फॉर्मूला इस डब्बे के अंदर लिखा हुआ रहे उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर हमको पानी का मॉलिक्यूल दिखता है तो ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड वाटर। दूसरा इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल वर्ड का मतलब होता है स्पेस। उस स्पेस के अंदर अगर पानी रहता हो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल वाटर बोलेंगे। व्हाट इज द एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड .2H2O। थर्ड टाइप ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, और ये वाला क्वेश्चन इवन आपका एनसीईआरटी में भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर क्या होता है, यहाँ पर कॉपर पानी के साथ लिंकेज बनाकर जुड़ा हुआ है। फिर आप बोलोगे सर ये तो कोऑर्डिनेटेड वाटर हो गया, नहीं ये तो कोऑर्डिनेटेड वाटर हो गया लेकिन इधर जो .H2O बाहर है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है, तो फॉर्मूला दिखा देगा कॉपर सल्फेट .5H2O, लेकिन आंसर आपको क्या लिखना है, ओनली 1, क्योंकि वो बाहर है। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, व्हाट इज सॉफ्ट वाटर एंड व्हाट इज हार्ड वाटर। तो ऐसा पानी जो सॉफ्ट लगे पीने में, नो नो दैट इज नॉट सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में अंतर होता है आयंस का। हार्ड वाटर के अंदर हार्डनेस कहां से आया, जब उसके अंदर आयंस मौजूद होते हैं। कौन से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फाइड्स। अगर ये आयंस मौजूद हो किसी पानी में उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि आप उस पानी को अगर आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी साबुन के साथ वो झाग नहीं देगा, यानी उसको आप धोने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट, जस्ट 1 मिनट, इसको हम लिखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, हाइड्रोजन बॉन्डेड, राइट। देन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, लाइक दिस। सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं MgHCO3 और इधर आ जाएगा 2, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, CaHCO3 ट्वाइस। सो इस तरीके के आयंस अगर मौजूद हो पानी में दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर, दैट डज नॉट गिव लेथर विद द सोप, but soft water is that water which is free from all these type of ions. Let's go for the next question. How hard water forms come with the scope. scum का मतलब होता है जो चीज आप साबुन घिसे वो साबुन क्या है, एज एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनकर ऊपर रह जाता है, दैट इज कॉल्ड स्कम। अब ये स्कम कैसे बनाता है, सी हमने एक सोप लिया है, ये सोप है व्हील वाला सोप नहीं कि घड़ी वाला सोप नहीं है, दिस सोप इज C17H35C डबल बॉन्डेड ONA। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, इस तरीके से एक लंबी चेन होती है और लंबी चेन के आगे एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड O-Na+। ये सोप, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हम देखते हैं जब पानी के साथ रिएक्शन करता है हार्ड वाटर के साथ, तो दिस फॉर्म्स आउट एज ए PPT, प्रेसिपिटेट बनकर बाहर निकल जाता है। और यहां पर जो O-Na+ था वो Na+ बाहर निकल गया और ये अंदर रह गया।
सो दैट इज वाई दिस पीपीटी इज फॉर्मिंग एज ए स्कम। ये पीपीटी पानी के साथ क्या बनाता है? स्कम बनाता है। ओके, हार्ड वाटर इज क्लासिफाइड इन हाउ मेनी टाइप्स? अच्छा, हार्ड वाटर कितने प्रकार के होते हैं? तो हार्ड वाटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परमानेंट हार्डनेस, है ना, ऐसा पानी जो कभी सुधरने वाला नहीं, जिसको आप कभी सॉफ्ट नहीं कर सकते, और एक ऐसा पानी जिसको आप सॉफ्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी हार्ड। तो दैट टेम्पररी हार्ड वाटर क्यों आता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आपके पानी के अंदर MgHCO3 ट्वाइस ये अगर पानी आपको मिलता है, ये आयन अगर आपको मिलता है, तो इस आयन के मौजूदगी से टेम्पररी हार्डनेस आता है। लेकिन अगर आपके पानी के अंदर MgCl2, MgSO4, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये वाले आयन्स अगर मिल रहे हैं पानी के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? द वाटर इज परमानेंटली हार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ दिस टेम्पररी हार्डनेस ऑफ सॉफ्ट वाटर कैन बी रिमूव? अच्छा, सो दिस टेम्पररी हार्डनेस ऑफ सॉफ्ट वाटर लिखा गया है, तो बेसिकली दैट वाटर फ्रॉम विच हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड। सो दीज आर 2 पॉइंट्स। व्हाट आर दोस्त? पहला है बॉइलिंग करके, दूसरा है क्लार्क मेथड। तो बॉइलिंग कैसे करते हैं? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया, पानी हमने उसको उबाल दिया, तो इससे क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया, क्योंकि HCO3 है ना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकला, पानी और कैल्शियम कार्बोनेट भी बाहर निकल जाता है। क्लार्क मेथड क्या होता है? क्लार्क मेथड में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं, तो ऑफ दिस टेम्पररी हार्ड वाटर, उसका रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। वो पीपीटी फॉर्म करके बाहर निकल जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना और पानी बन गया। अभी ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम क्या करेगा? CO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बना लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा? हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ पानी बन के बाहर निकल गया। सो दिस इज द 2 पॉइंट, बॉइलिंग मेथड एंड क्लार्क मेथड आर द 2 पॉइंट by which we can make or remove the temporary hardness of a water. Okay, so go for the next question. How permanent hardness of water can be removed? किस तरीके से permanent hard water को भी soft water में convert किया जा सकता है? Yes, there are also 4 different points. तो पहला point आता है, the first point is treatment with sodium carbonate, that is called washing soda. तो सोडियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं? Na2CO3 को बोलते हैं। हमने देखा था कि पानी हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोराइड और सल्फाइड मिले होते हैं, बराबर। अभी हमने ये जो M है, ये M आपका मैग्नीशियम, सॉरी दिस M इज कॉल्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट का रिएक्शन अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं, तो ये जो मेटल पार्ट है, ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके एज ए पीपीटी बन के बाहर निकल जाता है, और Na और Cl मिलके क्या बना लेते हैं? सोडियम क्लोराइड। याद रह जाएगा। दूसरा, ये मेटल वाला पार्ट किसके साथ रिएक्शन करेगा? कार्बोनेट के साथ, और यहाँ पर ये जो सोडियम है किसके साथ रिएक्शन करेगा? सल्फेट के साथ। तो इस तरीके से हमने देखा कि पानी के अंदर जो क्लोराइड और सल्फेट मिला हुआ है वो सॉल्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर आपका मेटल कार्बोनेट बन के अलग हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन विथ वॉशिंग सोडा। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड काल्गन्स मेथड। सो दिस काल्गन क्या होता है? ये काल्गन क्या है? दिस काल्गन इज नथिंग बट Na6P6O18, इसको काल्गन बोलते हैं। ये अपने आप आयन में टूटता है, 2 सोडियम बाहर निकालकर Na के पास बचते हैं टोटल 4 यूनिट, Na4P6O18 2-। अब इस काल्गन को, इसको हम रिएक्शन कराते हैं Men2+ के साथ। तो जैसे हमने इसका रिएक्शन M2+ के साथ कराया, तो क्या बन गया? यहां पर जो आपको दिखता है Na, सो दिस Na, इसमें से 2 सोडियम मेटल के एटम वो बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद अंदर चला जाता है कौन? आयन के अंदर मेटल। सो मेटल अंदर चला गया और सोडियम मेटल बाहर निकल गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? जो कैल्शियम 2+ था, मैग्नीशियम 2+ था, वो एनायन के फॉर्म में बंद हो गया, तो ये मूव नहीं कर पा रहा, तो वाटर का हार्डनेस गायब। सो द कॉम्प्लेक्स एनायन कीप्स द Mg2+ एंड कैल्शियम 2+ आयन्स इन द सोल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज मेथड, है ना, एक के बदले एक, है ना, ले लो। जैसे कि ये एक बहुत कॉमन सेंस वाला मेथड है, जिस भी साइंटिस्ट ने इसको बनाया है बहुत ही सोच समझ के बनाया है, और मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ इस पॉइंट को।
देखो हमारे पास जो पानी था हार्ड इसलिए था क्योंकि उसके अंदर आयंस की वजह से। अगर मैं उसी आयन को किसी एक और एक कंफर्टेबल वाले आयन से एक्सचेंज कर लेता हूँ, देन मेरा प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, पानी हार्ड खत्म हो गया उसका। तो इसलिए इस मेथड को बोलते हैं आयन को एक्सचेंज करने वाला मेथड। अब इस मेथड में आपको क्या दिखेगा, हम एक NaZ लेते हैं, यहाँ पर M2 प्लस ले रहे हैं, तो क्या मिल रहा है MZ2 प्लस 2Na प्लस मिलता है। अभी ये जो MZ2 को हम रीजनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो खर्चा हो गया, सो दिस NaZ इट कैन बी रीजनरेटेड। कैसे रीजनरेट किया जाता है, जब हम उसी का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ करा देते हैं। तो MZ2 का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ करा दिया, मुझे यहाँ पर NaZ फिर से वापस मिल गया और MCl2 वापस अलग हो गया। सो दिस मेथड इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज मेथड। नाउ द लास्ट मेथड दैट इज रिमेनिंग, दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्या करता है, हमारे हार्ड वाटर में M2 प्लस आयन मिलता है, ये M2 प्लस आयन का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, RNA के साथ कराते हैं। अब ये RNA कहाँ से आया, ये RNA आ रहा है, जो हमने कैटायन एक्सचेंज रेजिन ले रखा है वो एक बेसिकली एक डब्बा है। वो कैटायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलेगा, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर आपको SO3H ग्रुप वाले ज्यादा मॉलिक्यूल मिलेंगे। अभी मैं क्या करता हूं, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाले ग्रुप का रिएक्शन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कराता हूं NaCl के साथ। समझ में आया मैंने क्या बोला, मेरे पास एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रखा है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से, SO3H वाले। वो SO3H वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का रिएक्शन मैंने सोडियम क्लोराइड के साथ कराया, तो मुझे क्या मिल रहा है, RNA मिल रहा है। वो RNA का रिएक्शन मैंने M2 प्लस के साथ कराया है। अब इससे क्या होगा, ये जो कैटायन बंदा है, ये कैटायन किसके साथ एक्सचेंज मारेगा, ये कैटायन इस वाले Na के साथ एक्सचेंज मारेगा। तो बाहर से मैं पास कर रहा हूं ये RNA और पानी के अंदर है Ca2 प्लस, तो वो वहां से डुबकी मार के इसके अंदर आ गया और इस पानी के अंदर क्या चला गया, Na चला गया। अब अंदर कौन मौजूद था, क्लोराइड आयन और सल्फाइड आयन। तो सोडियम प्लस ने रिएक्शन कर लिया क्लोराइड आयन के साथ और सल्फेट आयन के साथ और क्या बना दिया, नमक। तो नमक तो वैसे ही बाहर निकल जाता है, तो वो पानी आपका सॉफ्ट बन गया। तो ये RNA प्लस M2 प्लस R2M प्लस Na प्लस बाहर बन गया, Na प्लस Cl माइनस रिएक्शन करके सॉल्ट बन के बाहर निकल जाएगा और पानी आपका सॉफ्ट हो जाता है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये 2020 के जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस में किस टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है। तो आपको याद रखना है SO3H सल्फोनिक ग्रुप का। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट्स इज ऑब्टेन्ड। सपोज मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। तो मेरे पास पानी है, वो पानी मैं चाहता हूं उसके अंदर कुछ भी मिनरल ना रहे, कुछ भी मिनरल ना रहे, मैं उसको पूरी तरीके से डी आयोनाइज कर देना चाहता हूं। तो कैसे करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पानी के अंदर जो भी प्रकार का मिनरल है मुझे उसको कंजिक्यूटिव ट्रीटमेंट से पास करना पड़ेगा। अब ये कंजिक्यूटिव ट्रीटमेंट क्या है, पहले मैंने उसको कैटायन एक्सचेंज से पास किया, फिर एनायन एक्सचेंज से, फिर कैटायन एक्सचेंज से, फिर एनायन एक्सचेंज से। तो ऐसे करते करते लगातार मैं उसको एक के बाद एक पास करूंगा कैटायन एक्सचेंज एनायन एक्सचेंज से, तो इस तरीके से पानी पूरी तरीके से डीमिनरलाइज हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, सबसे पहले हम लेते हैं कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस। उसके अंदर यहाँ पर क्या मिलता है, जो H+ है, जो हमारे पास कैटायन एक्सचेंजर वाला डब्बा है, वो एक डब्बा है, आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं। वो कैटायन एक्सचेंजर वाला जो डब्बा है वो एक्सचेंज करता है सोडियम प्लस को, कैल्शियम 2 प्लस को, Mg2 प्लस को एंड अदर कैटायन प्रेजेंट इन वाटर। तो मेरे पास एक पानी जो कि गंदा है, उसके सारे आयंस को मैं वॉश कर देना चाहता हूं। वो कैसे करूंगा, जब मैं H+ से पास करूंगा। और ये H+ कहां से मिल रहा है, कैटायन एक्सचेंज डब्बे से मिल रहा है। सो दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन प्रोटॉन रिलीज एंड दस मेक्स द वाटर एसिडिक। तो अभी क्या होगा, Na+ के जगह पानी के अंदर अब कौन आ गया, H+ आ गया। अब जब पानी के अंदर H+ की मात्रा बढ़ जाती है तो ये तो एसिड बन गया। तो एसिड वाला पानी पिएंगे क्या हम, नहीं। तो हमको फिर इस पानी को तुरंत पास करना पड़ता है, किससे, एनायन एक्सचेंज प्रोसेस से। तो एनायन एक्सचेंज प्रोसेस में कैसे होता है, देखो ये जो OH- है बाहर से एनायन एक्सचेंजर से आता है और किसको रिप्लेस मारता है, क्लोराइड आयन को, सल्फेट आयन को, बाइकार्बोनेट आयन को, इन सबको रिप्लेस मार देता है। अब ये कहां से आया, देखो हम यहां पर लेते हैं अमाइन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन मैंने पानी के साथ कराया, जैसे ही पानी के साथ कराया तो मिलता है RNH3+ OH-।
इस RNH3 प्लस OH माइनस का रिएक्शन मैंने X माइनस के साथ कराया। अब जैसे ही X माइनस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो RNH3 प्लस X माइनस यानी उसने उसके साथ एक्सचेंज मार लिया। कौन ये X माइनस कौन है? ये X माइनस ये लोग हैं, Cl माइनस HCO3 माइनस SO4 2 माइनस। तो इसने इसके साथ रिएक्शन किया, इस एनायन ने इस OH माइनस के साथ रिप्लेसमेंट मारा, OH माइनस बाहर निकल गया। बाहर निकल गया मतलब मेरे इस एनायन एक्सचेंजर के डब्बे से OH माइनस बाहर निकल के किसके अंदर चला गया? पानी के अंदर। और पानी के अंदर जो Cl माइनस SO4 2 माइनस HCO3 माइनस था वो वहां से निकलकर किसके अंदर आ गया? एनायन एक्सचेंज में। तो पानी जो पहले कैटायन एक्सचेंज से पास हो चुका था वहां से उसको तो H प्लस मिल गया, अभी एनायन एक्सचेंज प्रोसेस से पास होने के बाद इसको क्या मिल गया? OH माइनस मिल गया। तो पानी के अंदर आपको H प्लस और OH माइनस दोनों है और ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बना लेते हैं? नॉर्मल वाटर। सो इसी तरीके से आपको कोई भी पानी को अगर डीमिनरलाइज करना है तो कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज प्रोसेस से हम उसको पास कराते हैं। वी विल रीड इट इन द नेक्स्ट सेक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ टुडेज टॉपिक दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है। इस पेरोक्साइड सोल्यूशन को आपने कई बार देखा होगा। जब कभी भी साइकिल चलाते हुए चोट लग जाती है या फिर कुछ काम करते हुए चोट लग जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले कुछ निकाले या ना निकाले, सबसे पहले यही निकालता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सबसे पहले आप देखोगे एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड एंड रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय इवापोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर गिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर काफी इलैबोरेट वे में लिखा गया है, हम डायरेक्टली रेफर करते हैं इसके इक्वेशन को। इक्वेशन क्या बोलता है? ये है हमारे पास बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड को मैंने एसिडिफाई कराया है H2SO4 के प्रेजेंस में और मुझे मिलता है बेरियम सल्फेट H2O2, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पानी। दूसरा आता है पेरऑक्सो डाइसल्फेट। व्हाट इज पेरऑक्सो डाइसल्फेट? सो दिस इज पेरऑक्सो डाइसल्फेट obtained by, I am very sorry, peroxo disulfate, this is the peroxo disulfate. So peroxo disulfate obtained by electrolytic oxidation of acidified sulfate, इसका हम electrolytic oxidation कराते हैं at high current density on hydrolysis yield hydrogen peroxide। यहाँ से आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है peroxo disulfate से। तीसरा मेथड आप देखेंगे इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल एंथ्राक्विनॉल। सो 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल का रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन कराएंगे और H2O2 आपको मिलता है। तो इन दिस केस 1% H2O2 इज फॉर्म्ड, इट इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर एंड कॉन्सेंट्रेटेड टू 30% बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होता है? ये हम पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जहां पर कोई एक कंपाउंड होता है जिसको मैं ज्यादा उबाल नहीं सकता क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड का जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले वो डिकम्पोज हो जाए तो उसको कैसे प्यूरिफाई करते हैं? तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हमको जो प्रेशर देते हैं ऊपर से उसको रिड्यूस करा देते हैं। जब प्रेशर ऊपर से रिड्यूस हो जाता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो ऑटोमेटिकली घट जाता है और उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। It can be further concentrated to 85% by careful distillation under low pressure and the remaining water can be frozen out to obtain pure H2O2. So this is some of the points which are written to know about the preparation of H2O2. तो ये सीधा रट्टा मारने वाला पॉइंट्स है, आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, इसको समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। Okay, next question. This is a numerical question. The question is calculate the strength of 10 volume solution of hydrogen peroxide. Yes, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बोला गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन। देखो कभी भी अगर आप बोतल खरीदते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो उस बोतल के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम। आखिर ये वॉल्यूम का मतलब क्या है? राइट, तो वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पर H2O2 लिखा गया है 10 वॉल्यूम। तो ये एक डब्बा है, दिस इज अ डब्बा जिसमें से हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलेगा। अभी 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब ये होता है कि ये जो डब्बा है, ये डब्बा, इसका 1 लीटर अगर आप H2O2 लेते हो तो आपको मिलेगा 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब ये होता है। तो 10 वॉल्यूम H2O2 रिलीजेस 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये आपको याद रखना है। राइट, तो हम पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। H2O2 को जब भी हम रखते हैं वो डिकम्पोज हो जाता है खुले में H2O प्लस O2 को। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है।
तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, इधर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अभी यहां पर आप देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन इज कि मैं यहां पर 10 लीटर मिल रहा है मुझे, इधर ऑक्सीजन गैस कितना मिल रहा है 10 लीटर। अब ये 10 लीटर कितने ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने बनाया, तो मुझे वो पता करना है कि कितना ग्राम मुझे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में लूंगा कि 10 लीटर ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो ये चालू करने से पहले हम इसमें बस मोल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। देखो ये क्या है H2O2, H2O2 कितना मोल लिया गया है, 2 मोल लिया गया है। 2 मोल H2O2 का वजन कितना होता है, एक मोल H2O2 का वजन होता है 34 ग्राम, है ना, 32 + 2 34 ग्राम। 2 मोल का कितना होगा 68 ग्राम। तो मैं इधर लिखूंगा 68 ग्राम H2O2 प्रोड्यूसेस, यहां पर तो 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल यानी 1 लीटर यहाँ पर कितना, सॉरी 1 यूनिट कितना प्रोड्यूस करता है, इधर 22.4 लीटर प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया, 1 मोल ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। अभी क्वेश्चन क्या है, 22.4 लीटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना ग्राम चाहिए, 68 ग्राम। तो 10 लीटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितना ग्राम चाहिए वो हमको कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल। तो हम कैसे लिखेंगे, 22.4 लीटर रिक्वायर 68 ग्राम H2O2 बराबर। अभी यहां पर हम लिखेंगे 1 लीटर रिक्वायर 68 डिवाइडेड बाय 22.4 एंड 10 लीटर रिक्वायर 68 बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो दिस विल कम अराउंड 30.36 ग्राम, और ये हमारा हो जाएगा इसका पर लीटर, 1 लीटर के हिसाब से इतना आता है। सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द 10 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, सो दिस इज द स्ट्रेंथ। ओके डन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पक्का आ सकता है हमारे क्वेश्चन बैंक में। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2? H2O2 का स्ट्रक्चर क्या है? H2O2 का स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। आई विल राइट इट हियर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि जब हम एक बुक को खोलते हैं तो इस तरीके से पन्ने और पन्ने ऐसे एक एंगल पर रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 एक्चुअली फेजेस लिए गए, एक है गैस फेज और एक है सॉलिड फेज। तो गैस फेज क्या होता है, खुला खुला रहता है, तो इसलिए आप देखोगे ये एक प्लेन HOOH, तो यहाँ पर ये जो प्लेन है आपका HOO प्लेन, और ये जो प्लेन है, इन दोनों प्लेन के बीच में यहाँ एंगल मिल रहा है 111.5 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा आप अगर देखोगे सॉलिड फेज में थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, पैकिंग हो जाता है, तो एंगल कितना रहा, सिर्फ 90.2 डिग्री। मैं फिर से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ H2O2 का। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। ओके, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2? क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी H2O2 का? सो लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। ओके, सो इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड अल्कली मीडिया। कैसे कैसे काम करता है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपके पास H2O2 है, ये H2O2 क्या रिलीज करता है, O2 + H2O, राइट। तो हमने कौन सा मीडियम ले रखा है, एसिडिक मीडियम। तो ये मेरा एसिडिक मीडियम है, कैसे पता चला, जब H+ है। तो H+ के मौजूदगी में मैंने H2O2 का रिएक्शन कराया है इस आयरन प्लस के साथ। तो आप देखोगे ये जो Fe2+ है, ये Fe2+ ऑक्सीडाइज हो गया है Fe3+ को, H2O2 का रिडक्शन हो गया है पानी को। क्लियर। सेकेंड, PbS का रिएक्शन H2O2 के साथ कराते हैं, तो PbS को मिल गया है एक O, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, H2O2 से आ रहा है, इसलिए PbS कन्वर्ट हो गया किसको, PbSO4 को, और ये H2O2 खुद रिड्यूस हो गया किस में, H2O में। तो मैं यहां लिख देता हूं, PbS को उसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडेशन, और H2O2 खुद क्या हो गया, इसका रिडक्शन, राइट। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। तो ये Fe2+ है, यहां कहीं आपको H+ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। राइट साइड में आप OH- देख सकते हैं। ये H2O2 क्या कर रहा है, इस Fe2+ को यहां पर इसने ऑक्सीडाइज किया है, दैट इट इज फॉर्मिंग Fe3+। अब इस Fe3+ को इसने बेसिक मीडियम में किया है, Mn2+ को ऑक्सीडाइज किया है Mn4+ को, और खुद रिड्यूस हो गया है OH- को। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो ये एसिडिक मीडियम है, रिड्यूसिंग एक्शन MnO4- मैंने लिया, मैंगनेट आयन पर ऑक्साइड ले लिया, तो इसने MnO4- का अगर आप निकालते हो
व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4 माइनस. कैसे निकालेंगे, ये x ले लो, ऑक्सीजन का होता है -2 एंड टोटल चार्ज कितना आता है -1. तो दिस इज कमिंग, x का वैल्यू कितना -8 इस तरफ जाएगा तो +7 आएगा. तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट सीधा घट गया है किसको, +2 को, और H2O2 खुद रिड्यूस हो गया है O2 को, है ना. H2O2 खुद रिड्यूस हो गया है O2 को. HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड में H2O2 है, ये H2O2 रिड्यूस हो गया है किसमें, O2 को, और सॉरी ऑक्सीडाइज हो गया है O2 को, और इसने इसको रिड्यूस कर दिया है H3O+. सो दिस इज रिडक्शन. एंड सिमिलरली रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में भी देखने को मिलता है. I2 है, H2O2 है, तो ये OH माइनस बेसिक मीडियम का पार्ट है. I2 को उसने रिड्यूस करा दिया, I2 में I का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और इसने इसको रिड्यूस कर दिया है I माइनस में, तो I माइनस में रिडक्शन हो गया है, H2O प्लस O2 बन गया. मैंगनेट आयन को इसने रिड्यूस कर दिया है मैंगनीज डाइऑक्साइड में. तो लाइक दिस आई कैन सी दैट देयर आर different action in different medium for the H2O2. Okay, so this is also very good question. अच्छा, where H2O2 is stored? अभी ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया है कि H2O2 कहाँ स्टोर हो रहा है, क्या जरूरत पड़ा? क्योंकि H2O2 एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में लेके आओ तो तुरंत डिकम्पोज हो जाता है H2O और ऑक्सीजन गैस में. तो इसको बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि H2O2 सनलाइट के प्रेजेंस में ना आए, तो हम उसको एक ऐसे बोतल में रखते हैं जिसको वैक्स से, मोम से, है ना, उसको ढक देते हैं उस बोतल को, या फिर उसको डार्क में रखते हैं. सो इट इज स्टोर्ड इन द वैक्स लाइंड ग्लास और प्लास्टिक वेसल इन द डार्क. कभी कभी क्या होता है, H2O2 के अंदर स्टेबलाइजर के तौर पर यूरिया भी ऐड किया जाता है. सो यूरिया कैन बी एडेड एज ए स्टेबलाइजर. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि विच substance or which compound is used as a stabilizer for the H2O2. उस टाइम पे ऐसे दिमाग में लगा के सोचना नहीं है, सीधा आपको लिख देना है यूरिया is the right answer. It is kept away from dust because dust can induce explosive decomposition of the compound. तो धूल मिट्टी से दूर रखा जाता है, नहीं तो उसके टच में आके ये फट सकता है. Okay, we will study it in the next section. Now let's start studying heavy water. तो अभी इस टॉपिक में हमने हार्ड वाटर पढ़ लिया, सॉफ्ट वाटर पढ़ लिया. अब ये हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर कुछ ऐसा मत सोचो अलग दुनिया से आया हुआ पानी है. सिंपली पानी का जो फॉर्मूला है H2O, उसमें हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं ड्यूटेरियम से. अब ड्यूटेरियम मत पूछना क्या होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा था प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. तो ड्यूटेरियम अगर हाइड्रोजन की जगह लगा हो, राइट, आप इस फिगर में देख सकते हैं, पानी में आप देख सकते हो H2O है और ड्यूटेरियम अगर आप लगा दो H की जगह तो वो पानी बन जाता है हैवी वाटर. ओके, अच्छा ये D2O बनाते कैसे हैं, राइट, इतना तो समझ में आएगा कि D2O इज हैवी वाटर, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. सो जब हम पानी का, नॉर्मली पानी का ही एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इतना लंबे टाइम तक इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, थक जाते हैं हम, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, राइट, तब D2O बनता है. और कुछ फर्टिलाइजर्स करते समय हमको बाय प्रोडक्ट D2O भी मिलता है. दिस इज रिटन हियर. सेकेंड, व्हाट आर द यूजेस ऑफ D2O? D2O कहाँ इस्तेमाल हम कर सकते हैं? सी, D2O का इस्तेमाल होता है मॉडरेटर के तौर पर. नॉर्मली जिन लोगों ने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर की स्टडी किया हुआ है, उनको पता चलेगा या पता होगा कि न्यूट्रॉन्स को जब फेंका जाता है, बॉम्बार्डिंग किया जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा स्पीड होता है. तो कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, नॉन कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है. तो कंट्रोल्ड रिएक्शन हो, राइट, इतना फैक्टर से ही मेरा आगे का न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो, वो कंट्रोल करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम मॉडरेटर के तौर पर क्या इस्तेमाल करते हैं, दिस D2O. दूसरा आता है रिएक्शन स्टडी करने के लिए. रिएक्शन स्टडी करने के लिए अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है. नॉर्मली जो स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उनको पता होगा कि कई सारे ऐसे रिएक्शन है जहां पर हम ऑक्सीजन नहीं लिखते, हाइड्रोजन नहीं लिखते, हाइड्रोजन की जगह हम D लिखते हैं. क्यों? क्योंकि उससे पता चलता है कि अच्छा इस मॉलिक्यूल ने अटैक किया, H को रिप्लेस किया, D को रिप्लेस किया. तो दैट इज यूज्ड फॉर एज ए रिएक्शन स्टडी मैकेनिज्म. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड्स आल्सो. जैसे कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन D2O के साथ कराया तो C2D2 बना. सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन D2O के साथ कराया तो D2SO4 मिला. Al4C3 का रिएक्शन D2O के साथ कराया तो CD4 मिला. तो आप ये रिएक्शंस याद कर सकते हैं, उतना ज्यादा मायने नहीं है. ओके, सो वी आर नाउ गोइंग फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. दिस इज कॉल्ड डाइहाइड्रोजन एज ए फ्यूल.
तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे ये तो लास्ट टॉपिक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो है ना इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब से एनटीए ने अपने हाथ में पेपर लिया है तब से उसने कोई भी टॉपिक को है ना एज एन अनइम्पॉर्टेंट नहीं देखा है। पहले के टाइम पे तो स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को ऐसे तुच्छ चैप्टर मानते थे, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर तुच्छ चैप्टर है, पॉलीमर तुच्छ चैप्टर है। लेकिन अभी आज के करंट ट्रेंड के हिसाब से कई सारे क्वेश्चन वहां से भी आ रहे हैं, तो वी ऑल्सो कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस टॉपिक एज वेल। और बहुत छोटा टॉपिक है, जस्ट ध्यान से सुनिए। तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रोजन क्या है, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी क्यों फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया था, तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है, राइट वो हाइड्रोजन बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लिक्विड के तौर पर स्टोर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, द बेसिस फॉर हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसेस डाइहाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन गैस को लिक्विड के फॉर्म में लेकर उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं और उसको स्टोरेज भी कर सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, लिक्विड हाइड्रोजन के तौर पर। एंड दैट इज व्हाई दिस प्रिंसिपल ऑफ इजीली स्टोरिंग एंड इजीली ट्रांसपोर्टिंग हैज बिकम द बेसिक प्रिंसिपल फॉर हाइड्रोजन इकोनॉमी। लेट्स ट्राई टू सी द वर्ल्ड इन द आईज ऑफ हाइड्रोजन गैस। So advantage is that hydrogen is transmitted in the form of dihydrogen and not as electric power. ठीक है, चलो नेक्स्ट, what are the advantages of hydrogen as fuel। अगर हम फ्यूल के तौर पर अगर इस्तेमाल करने लगे, सपोज हमारी कारों से पेट्रोल हटाकर हाइड्रोजन गैस भर दिया गया, तो क्या इसके फायदे होंगे। तो what are the points, so see, पहला चीज है कि हाइड्रोजन गैस को फ्यूल सेल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूल सेल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में काफी हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप फ्यूल इस्तेमाल करोगे कोई दूसरा वाला, नॉर्मली हम पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखते हैं कि कई है ना अमाउंट में पॉल्यूशन क्रिएट होता है, लेकिन यही पॉल्यूशन एकदम रिड्यूस हो जाता है अगर हम हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करें। तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि वन मेजर एडवांटेज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज दैट इट प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल पॉल्यूशन एंड देयर इज नॉट एनी एमिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। हाइड्रोजन में कार्बन किधर से आया। और तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि डाई हाइड्रोजन गैस को आप लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया, और ये ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है देन नॉर्मल पेट्रोल जो डीजल हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों। तो व्हाई नॉट टू यूज दिस हाइड्रोजन गैस। यस, सो 5% ऑफ डाई हाइड्रोजन इज मिक्स्ड इन सीएनजी फॉर यूज इन 4-व्हीलर व्हीकल। तो आप सोच रहे हो कि सर अगर इतना हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस है तो व्हाई नॉट लेट अस स्टार्ट यूजिंग दिस हाइड्रोजन गैस। यस माय डियर फ्रेंड, ये बहुत जरूरी है ये चीज को समझना कि भले ही हम क्वांटिटी में देख रहे हैं कि एनर्जी काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उस एनर्जी को कंट्रोल करने का सिस्टम भी तो होना चाहिए। अगर वो एनर्जी कंट्रोल नहीं होगा तो फिर वो हाइड्रोजन गैस, तो फिर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी फिर आगे बढ़ती जा रही है, रुकेगी नहीं और पानी के अंदर गिर जाएगी। सो दैट्स व्हाई अभी हमारा रिसर्च काफी चल रहा है टू सी एंड हाउ दिस हाइड्रोजन गैस एनर्जी कैन बी कंट्रोल्ड। वो एक बहुत बड़ा एक मेजर क्राइटेरिया, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आप देखोगे आने वाले फ्यूचर में कई सारे ऐसे गाड़ियां निकलेंगी जो हाइड्रोजन गैस के ऊपर चलेगा। थैंक यू वेरी मच।